हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के बारे में बात करेंगे। प्लेटो के साम्यवाद के बारे में हमने पहले पढ़ा था। प्लेटो ने रिपब्लिकन में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की थी और इन्होंने एक नवीन जो एक साम्यवाद दिया था उसके कुछ आधार भी बनाए थे। मनोवैज्ञानिक आधार, राजनीतिक आधार और दार्शनिक आधार। प्लेटो ने जो साम्यवाद था उस साम्यवाद को प्लेटो ने दो भागों में बांटा था। यानी कि प्लेटो ने साम्यवाद के बारे में एक तो संपत्ति के साम्यवाद की बारे में व्यवस्था रखी थी। यानी कि संपत्ति का जो साम्यवाद है वो एक संरक्षक वर्ग के ऊपर लागू होगा। तो उसके बारे में हमने एक पहले के यूट्यूब वीडियो में पढ़ाने का प्रयास किया था। और दूसरा जो प्लेटो का जो साम्यवाद था वो था परिवार एवं पत्नियों का साम्यवाद। तो आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ये परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद के बारे में। उससे पहले हम संपत्ति का जो साम्यवाद था उसके बारे में भी कुछ दोबारा एक रिपीट करने का प्रयास करेंगे। प्लेटो ने शासक एवं जो सैनिक वर्ग था इनको हमेशा संपत्ति से निषेध किया है। प्लेटो का एक उद्देश्य था कि ये जो वर्ग है, दो वर्ग हैं, अगर ये वर्ग संपत्ति से आकर्षित हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये अपने व्यक्तिगत जो पद हैं उन पदों के अनुरूप काम नहीं करेंगे। यानी कि इनमें धन की जो लालसा उत्पन्न हो जाएगी और धन की लालसा उत्पन्न होने के कारण इसमें एक राज्य के प्रति जो एक कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की जो क्षमता होगी वो धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। शासक व सैनिक वर्ग को निजी संपत्ति के अधिकारी प्लेटो ने नहीं माना है। भूमि तथा उसकी पैदावार केवल उत्पादक वर्ग ही उसका स्वामी होगा। यानी प्लेटो ने प्रारंभ से जो समाज की जो तीन वर्ग माने थे उसमें जो तीन वर्ग थे, एक तो था उत्पादक वर्ग, दूसरा था सैनिक वर्ग और तीसरा था शासक वर्ग। तो प्लेटो ने कहा ये जो दो वर्ग हैं, सैनिक और शासक वर्ग हैं, ये दोनों वर्ग राज्य के अभिभावक वर्ग हैं। तो इन अभिभावक वर्ग को संपत्ति के साम्यवाद के साथ में जोड़ा था और कहा था कि जो उत्पादक वर्ग हैं, खेतिहर वर्ग हैं, वो वर्ग क्या करेंगे, वो ही एक जो उत्पादन होगा राज्य में उस उत्पादन का स्वामी ये रहेंगे, जबकि ये अभिभावक वर्ग उसके उत्पादक के स्वामी नहीं माने जाएंगे। अभिभावक वर्ग खुले व सार्वजनिक शिविरों में आवास करेंगे, यानी कि सीमित जीवन जिएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है इनके रहने की एवं आहार की जो व्यवस्था होगी वो राज्य के द्वारा ही संपादित की जाएगी। इनके लिए अलग से किसी प्रकार के निजी आवास या भोजन की अलग से व्यवस्था नहीं की जाएगी। सोना एवं चांदी आत्मा के भीतर हैं, इसलिए प्लेटो कहता है कि जो गोल्ड है या सोना और चांदी ये आत्मा के भीतर के गुण हैं, बाहरी रूप से इनको नहीं अनुवादित किए जाने चाहिए। आर्थिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार की शक्तियां प्रभुसत्ता शासक को भ्रष्ट करती हैं। प्लेटो कहता है कि अगर व्यक्ति के पास में आर्थिक शक्तियां होगी या राजनीतिक उनमें पदों की जो लालसा पैदा होगी तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही शासक वर्ग को उनके आचरण से भ्रष्ट करते हैं। इसलिए प्लेटो कहता है कि सैनिक वर्ग एवं राज्य की सुरक्षा करने वाला वर्ग और राज्य पर शासन करने वाला जो वर्ग, दो वर्ग है जिसको प्लेटो ने राज्य का एक अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग के नाम से जाना है। उन्होंने कहा कि ये किसी भी प्रकार से निजी रूप से न तो अपनी परिवार के लिए संपत्ति रख सकेगा, न अपना स्वयं का भवन रख सकेगा, न किसी जमीन पर कब्जा कर पाएगा। ये केवल राज्य के हित में काम करेगी और इनको रहने के लिए तथा भोजन की जो व्यवस्था है वो सार्वजनिक जगह पर राज्य के द्वारा ही की जाएगी। और प्लेटो ने कहा कि राजनीतिक पदों के लिए योग्यता साहस एवं बुद्धि है, न कि संपत्ति है। और निजी संपत्ति का विनाश करना उससे कि सरकारी पदों पर लोग गुण एवं योग्यता से आएंगे, न कि शक्ति से आएंगे। इस प्रकार से प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के बारे में बात की। आज के इस यूट्यूब में हम खासकर परिवार एवं पत्नियों के साम्यवाद के बारे में बातचीत करेंगे। प्लेटो का साम्यवाद। परिवार का साम्यवाद, इसको पत्नियों का साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। पत्नियों के साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है कि प्लेटो ने इसके बारे में जो बात बताई।
प्लेटो ने, हालांकि उस समय की जो एक प्लेटो की जो दिमाग की एक उपज थी, तो आज से कई सालों पहले, तो उस समय जो यूनान के जो नगर राज्य थे, प्लेटो के इस प्रकार की जो साम्यवाद की जो व्यवस्था है, उस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था, वो स्पार्टा नगर राज्य की जो शासन व्यवस्था थी, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो प्लेटो ने जो अभिभावक वर्ग है के लिए परिवार के बारे में बताया, या पत्नियों के बारे में बताया, अभिभावक वर्ग निजी परिवार का त्याग करेंगे। प्लेटो ने कहा कि अभिभावक वर्ग यानी कि सैनिक और शासक वर्ग है, इनके लिए किसी प्रकार का निजी परिवार नहीं होगा, राज्य ही उनका एक वृद्ध परिवार होगा, यानी कि पूरा जो राज्य है, राज्य उसके लिए एक परिवार होगा, न कि उसका अलग से अपना बच्चे या परिवार होगा। शासक एवं सैनिक वर्ग कंसन के साथ साथ कामिनी के मोह से मुक्त रहेंगे, यानी कि इनको किसी भी प्रकार की धन दौलत सोना चांदी पुत्र परिवार मोह से इनको हमेशा पृथक रखा जाएगा। परिवार का मोह धन के मोह से ज्यादा है, अतः मनुष्य अनुचित एवं अनैतिक कार्य करता है। प्लेटो ने कहा कि, क्योंकि उसका एक, प्लेटो ने एक मनोवैज्ञानिक कारण भी बताया था कि प्लेटो ने कहा कि अगर व्यक्ति के मन के अंदर परिवार के प्रति मोह की भावना पैदा होगी, अगर कोई सैनिक सीमा पे लड़ रहा है और उसका अगर कोई निजी परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, तो उनके दिमाग में एक परिवार के प्रति मोह उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए प्लेटो कहता है कि ऐसी व्यवस्था की जाए इनके लिए कि उनके लिए कोई परिवार ही न हो। इसलिए ऐसी व्यवस्था में वो व्यक्ति अपने क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर वो एक अपने शासक के पद पर रहते हुए लड़ सकता है, जो राज्य की सुरक्षा कर सकता है। उसके बाद प्लेटो ने जो शासक वर्ग था इसके लिए भी कहा कि, क्योंकि उन्होंने कहा कि धन से अपेक्षा जो परिवार का जो मोह होता है वो ज्यादा सताता है, तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के मोह के कारण व्यक्ति अपने परिवार के कारण या परिवारवाद के आधार पर अनुचित एवं अनैतिक कार्य को हमेशा समर्थन करता है या सपोर्ट करता है। आज की हम राजनीतिक अगर व्यवस्था में देखें तो आज जो ये देखने को मिलता है, आज जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है या राजनीति में जो परिवारवाद बढ़ रहा है, तो इस प्रकार प्लेटो ने उस समय भी इसकी आलोचना की थी। विवाह का अनुमूलन करता है, प्लेटो विवाह का अनुमूलन करता है। शासक वर्ग परिवार के प्रति अनुरक्त रहने से राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसने कहा कि अगर शासक वर्ग परिवार के प्रति अनुरक्त रहेंगे तो ऐसी स्थिति में वो राज्य के जो कार्य उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। संतान की चिंता व्यक्ति को स्वार्थ एवं संकीर्ण बनाती है। प्लेटो का विचार था कि संतान की जो चिंता है या परिवार की जो चिंता है, ये व्यक्ति को एक स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। प्लेटो नारी को सीमित अधिकार देना चाहता था। उसकी मान्यता थी कि उनका कार्य क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत हो, यानी कि प्लेटो नारी को एक सीमित अधिकार नहीं देना चाहता था, यानी कि जो संकीर्ण नारी के प्रति जो संकीर्ण सोच थी उसको प्लेटो उस सोच से बाहर लाना चाहता था, क्योंकि प्लेटो के जीवन पर जो स्पार्टा की शिक्षा का प्रभाव पड़ा था। स्पार्टा में जो सैनिक शिक्षा थी जिसमें पुरुष एवं महिलाओं को बराबर अधिकार दिया जाता था, तो प्लेटो भी चाहता था कि महिला न केवल एक बच्चा पैदा कर या उनका पालन पोषण करने तक ही सीमित रहे, बल्कि वो राज्य के कार्यों में भी हाथ बढ़ाए। स्त्रियों का क्षेत्र बहुत पहले घर चलाने एवं बच्चा पैदा करने तक सीमित था, जिसको प्लेटो ने अनुचित माना था। प्लेटो ने कहा कि महिलाओं को केवल इस प्रकार का परिवार चलाना तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, जबकि उनको पुरुष के बराबर एक भागीदारिता भी दी जानी चाहिए। प्लेटो स्त्रियों एवं पुरुषों में कोई भेद स्वीकार नहीं करता था। उनके अनुसार स्त्रियां में भी पुरुषों के समान योग्यता होती हैं। ये प्लेटो की उस समय की एक उच्च सोच कह सकते हैं। लेकिन साम्यवाद में जहां उन्होंने परिवार की बात करते हैं, तो आगे हम इसकी कुछ वैज्ञानिक इसकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन प्लेटो ने कुछ अगर हम देखा जाए तो उसका विश्लेषण में कुछ सीमा तक उन्होंने उस समय भी महिलाओं को एक पुरुष के बराबर दर्जा दिया था और कहा था कि योग्यता के मापदंड में महिला भी पुरुष के से कम नहीं है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिकन की पृष्ठ संख्या 133 में लिखा है कि संरक्षक वर्ग स्त्री एवं पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार, निजी घर या परिवार नहीं बनाएगा। कोई भी किसी के साथ व्यक्तिगत रूप से सहवास नहीं कर सकेगा। शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होगी। इसकी संतानें भी समान रूप से सबकी होगी और न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे न संतान माता पिता को। यानी कि प्लेटो ने
अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिकन है उसका तो दृष्टांत अगर हम उसके पृष्ठ संख्या 133 पर देखें तो प्लेटो जो संरक्षक वर्ग है, प्लेटो की जो मूल बुक्स हैं उसमें प्लेटो अपने संरक्षक वर्ग में जो स्त्री और पुरुष इनके बारे में बताता है कि जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग है वो अपने लिए नहीं किसी प्रकार का एक परिवार रखेगा। वो कह रहा है कि उसके लिए बिल्कुल ही पृथक रहेगा और राज्य की समस्त जो पुरुष हैं या समस्त प्रकार के जो व्यक्ति हैं सभी राज्य की संतान के रूप में माना जाएगा। यानी कि माता पिता अपनी संतान को न तो जान पाएंगे और न ही संतान माता पिता को जान पाएंगे। तो इस प्रकार की प्रथा प्लेटो एक अलग से एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। और प्लेटो ऐसी स्थिति में कहता है कि आगे हम देखेंगे कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुष के लिए भी एक अलग आयु भी निर्धारित की थी कि किस आयु वर्ग में ही वो विवाह की स्थिति में आएंगे। हालांकि वो अस्थायी विवाह की बात करता है। अभिभावक वर्ग स्थायी रूप से विवाह करके परिवार न बसाएंगे, ऐसी प्लेटो की मान्यता थी कि अभिभावक वर्ग यानी कि शासक और सैनिक वर्ग ये स्थायी रूप से शादी विवाह न कर पाएंगे। सुंदर, स्वस्थ और बलिष्ठ व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकता अनुसार संतानोत्पादन के लिए अस्थायी रूप से विवाह कर सकेंगे और उनसे पैदा होने वाले शिशु राज्य के संरक्षण में ही पाले जाएंगे। प्लेटो ने कहा कि अगर राज्य में एक निश्चित जनसंख्या के बारे में प्लेटो ने बात की थी और प्लेटो ने कहा कि जब राज्य में जनसंख्या की जब जरूरत होगी तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि राज्य के सुंदर, स्वस्थ एवं जो बलिष्ठ व्यक्ति हैं उनके अनुसार ही उनसे ही एक राज्य के लिए जो संतान है वो पैदा की जाएगी और वो संतान है वो राज्य के संरक्षण में ही उसका पालन पोषण किया जाए। प्लेटो महिलाओं को गृहस्थ जीवन की चाकरी से स्वतंत्र करवाना चाहता था। यानी कि प्लेटो नहीं चाहता था कि महिला केवल एक गृहस्थ जीवन तक ही सीमित रहे। प्लेटो नारी मुक्त एवं समानाधिकार का पक्षपाती था। स्त्रियों एवं पुरुषों को संतान पैदा करने की अवधि के बारे में भी प्लेटो निर्धारित करता है। प्लेटो कहता है कि स्त्रियों के लिए जो संतान उत्पन्न करने की जो आयु है वो 20 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए तथा पुरुष के लिए संतान उत्पन्न करने की जो आयु है वो 25 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उपरोक्त अवधि से पहले स्त्री और पुरुषों से संतान पैदा करना अवैधानिक, अधार्मिक और अन्यायपूर्ण माना जाता था। प्लेटो ने कहा कि इस अवधि के अंदर ही संतानोत्पत्ति की जाएगी और अगर इस अवधि से बाहर जाकर कोई संतान उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में वो संतान राज्य के लिए अवैधानिक, अधार्मिक और अन्यायपूर्ण। प्रजनन की अवस्था मर्यादित होगी। प्लेटो इसके बारे में बताता है क्योंकि प्लेटो विवाह को एक अस्थायी रूप में एक मानता है और कहता है कि प्रजनन की अवस्था मर्यादित होगी। यानी कि इसमें प्लेटो कहता है कि प्लेटो उस समय कुछ सामाजिक मर्यादाओं का भी ख्याल रखते हैं। उसके बारे में बताता है कि जैसे पुरुष हैं वो स्वयं की पुत्री और माता तथा उनके प्रत्यक्ष पूर्वज अथवा संतान को छोड़कर उसके साथ ही अपनी जो संतान है वो उत्पन्न कर सकता है। और स्त्रियों के लिए प्लेटो कहता है कि पुत्र व पिता आदि को छोड़कर अन्य किसी के साथ मर्यादित सहवास की स्वतंत्रता महिलाओं के लिए होगी। इस प्रकार से भी प्लेटो ये कहता है कि जो पुरुष और महिला हैं उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाएगी तो उसमें वो गोत्र को भी कुछ चीजों तक छोड़ता है कि किस चीज का ध्यान रखा जाएगा। किंतु इस अवस्था में गर्भ को जन्म न लेने की भी व्यवस्था होगी। प्लेटो का रिपब्लिकन 158 के बाद में प्लेटो बात करता है। तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में हमने प्लेटो की जो साम्यवाद के बारे में बात की है कि प्लेटो ने जो परिवार के बारे में जो साम्यवाद बताए किस प्रकार से प्लेटो ने कहा कि राज्य के लिए जो साम्यवाद की जो ये व्यवस्था है ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए लागू होगी। यानी कि शासक और जो सैनिक वर्ग हैं इनके बारे में प्लेटो कहता है कि ये जो वर्ग हैं ये किसी भी प्रकार की निजी संपत्ति, निजी परिवार है, धन दौलत, स्त्री पुरुष सबसे पृथक रहेगा। आगे हम प्लेटो के इस वर्ग की कुछ आलोचना भी इसके बारे में किए। प्लेटो के जो साम्यवाद की आलोचना किए इसमें बताते हैं कि साम्यवाद की धारणा मनुष्य की मूल भावना या प्रवृत्तियों की अवहेलना करती, क्योंकि निजी संपत्ति प्राप्त करना, उन्हें बनाए रखना, उसमें वृद्धि करना मनुष्य की प्रगति है जो समाज के विकास में ये आवश्यक है। यानी आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने जो साम्यवाद के बारे में जो बताया है ये मनुष्य की जो मूल भावना या प्रवृत्ति इसका इन्होंने खंडन किया है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि धन कमाए तथा परिवार एवं समाज का विकास करे। साम्यवाद की योजना भेदभावपूर्ण है, केवल संरक्षक एवं सैनिक वर्ग पर लागू करना उचित नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें भी भेदभाव
लगता है। व्यक्तिगत संपत्ति के अभाव से मनुष्य दया, परोपकार, दान जैसी भावनाओं से विकास अवरुद्ध हो सकता है। आलोचक कहते हैं कि अगर व्यक्ति के पास में अगर निजी संपत्ति नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर दया है, परोपकार है, दान जैसी भावना का विकास नहीं होगा। योजना सामाजिक एकता की दृष्टि से भी आलोचनीय है, क्योंकि ये समाज में संपत्तिहीन और संपत्तिशाली लोगों को दो वर्गों में बांटने का प्रयास करती है। योजना समाज की वृद्धि पर उन लोगों को बलिदान कर देती है जिसके लिए बनाई गई जाती है। इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। योजना का परिणाम आशानुकूल नहीं होगा, विपरीत होगा, क्योंकि संपत्तिहीन व्यक्ति सामाजिक कुटिल भावना से ग्रस्त हो सकता है। इस प्रकार से ये जो प्लेटो की जो आलोचना थी, ये संपत्ति के साम्यवाद के बारे में थी। उसके बाद में प्लेटो की कुछ आलोचना परिवार एवं पत्नियों का जो साम्यवाद है, इसके बारे में भी कुछ आलोचकों ने इसकी जो आलोचना की है। पहली आलोचना में कहते हैं कि योजना पति पत्नी के संबंध की पवित्रता की अवहेलना करती। सबसे पहली बात तो ये कि प्लेटो ने जो विवाह जैसी जो एक सामाजिक संस्था है उसको एक समाप्त करने का प्रयास किया है और विवाह को एक अस्थायी माना है। तो आलोचक कहते हैं कि ये योजना पति पत्नी का एक पवित्र संबंध होता है जिसके द्वारा एक संतान उत्पन्न की जाती है और उसका जो परिवार बसाया जाता है। तो प्लेटो इसका विरोध करता है, तो ये अपने आप में विरोधाभासी है। योजना बच्चों को प्रेम, दुलार, ममता, लालन पालन आदि के सुख से वंचित करती हैं, जो बालक के जीवन को बनाए रखने में बड़ा योगदान देती। यानी कि प्लेटो ने मनुष्य के व्यक्ति निजी जीवन या निजी परिवार के बारे में जो आलोचना की थी, नहीं रखने की बात की थी। तो आलोचक कहते हैं कि अगर बच्चों का जो लालन पालन है, उसका प्यार, लाड, दुलार है, परिवार में नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में बालक का जो विकास है वो संभव नहीं होगा। इस संबंध में अरस्तु कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना अधिक उत्तम है। यानी कि प्लेटो का जो शिष्य है अरस्तु है, जिसे राजनीति विज्ञान का एक जनक भी कहा जा सकता है, उसने कहा कि प्लेटो की जो सबसे ज्यादा जो इनकी जो आलोचना भी करने वाला इनका शिष्य ही था अरस्तु। और अरस्तु ने कहा कि अगर परिवार जैसी पवित्र संस्था को अगर हम समाप्त कर देते हैं, तो अरस्तु कहता है कि इससे तो बढ़िया है कि प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकटतम संबंधी का पुत्र होना अधिक उत्तम है। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित करते हैं। प्लेटो की जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो अभिभावक वर्ग है, इसको पारिवारिक सुख से वंचित करते हैं। योजना अनुसार अस्थायी विवाह बुद्धिमानों, सदाचारियों व बलवानों को एक जाति उत्पन्न कर सकेंगे, यह संदेहास्पद है। यानी कि उन्होंने कहा कि अस्थायी विवाह से हम नहीं कह सकते हैं कि हष्टपुष्ट माता पिता से हष्टपुष्ट संतान होगी या श्रेष्ठ संतान होगी। ये एक प्रकार से हास्य बजते हैं, इसके बारे में हम सही नहीं कह सकते हैं। मनुष्य को पश्चिमी प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाएं, प्लेटो की जो एक अस्थायी विवाह की जो योजना है, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या की जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसी स्थिति में सुंदर, हष्टपुष्ट, बलिष्ठ जो युगल होंगे उनको एक पर्टिकुलर समय के लिए एक प्रजनन काल के दौरान उसको साथ में रखा जाएगा, और जब वो महिला गर्भवती हो जाएगी तो उस समय उस पुरुष को पृथक कर दिया जाएगा। और जब महिला की जो संतान पैदा होगी, संतान पैदा होने के बाद में महिला को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरी संतान कौन सी है, या संतान को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरी माता पिता कौन है, और उस संतान का लालन पालन राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार की जो योजना है एक प्रकार से एक पशु प्रवृत्ति की, मनुष्य को पशु प्रवृत्ति की ओर ले जाती है। इसकी घोर आलोचना की गई प्लेटो की कि इस प्रकार से तो जो पशु होते हैं वो भी अपनी संतान को पहचान लेते हैं, और यहाँ तो मनुष्य के साथ में और भी ज्यादा हो रहा है। योजना असामाजिक प्रतीक होती है। उसके बाद अरस्तु कहता है कि ये सामाजिक योजना नहीं, क्योंकि समाज में तो माता पिता, परिवार, भाई बंधु सबका विकास होता है, एक साथ होता है, लेकिन इस प्रकार की नहीं है। प्लेटो की स्त्रियों के सामूहिक स्वामित्व की योजना से यौन क्षेत्र में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार की अगर व्यवस्था कर देंगे तो आलोचक कहते हैं कि महिलाओं के जो यौन क्षेत्र है इसमें एक प्रकार से अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। अगर किसी चीज पर आप ज्यादा बाउंडेशन लगाओगे, समाज द्वारा ज्यादा प्रतिबंध की जाओगे, तो उसका हो सकता है कि आलोचक कहते हैं कि हो सकता है उसका दुरुपयोग भी सामने आ सकता है। तो इस प्रकार से प्लेटो की जो साम्यवाद की योजना थी, इस योजना के बारे में कुछ आलोचकों ने, विशेषकर जो अरस्तु ने इसकी जो आलोचना की थी, इस प्रकार से थी। धन्यवाद।